हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आरओ एआरओ के लिए संस्कृति आईएएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है हम उसको लगातार सॉल्व कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके सामने जो दिख रही है ये टेस्ट नंबर 6 होगा। जैसा कि आपको पता है 5 टेस्ट हमने कंप्लीट कर रखे हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ हिंदी के भी टेस्ट हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें संस्कृति आईएएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज दी गई है हिंदी की उसमें 3 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा टेस्ट हिंदी का भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। आइए आज के टेस्ट नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। और 140 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि टोटल 140 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं आयोग के आधार पर। तो उन्हीं 140 प्रश्नों के ऊपर सॉल्व करेंगे, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का हो, यूपीजीके का, करंट का या फिर अदर किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि ये वीडियो पूरा आपको देखने को मिले। साथ ही साथ आगामी जो भी वीडियो होंगे वो भी आपको समय पर देखने को मिलते रहे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन का आकलन करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर 4 पॉइंटों को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को टिक करेंगे। जैसे पहला दिया गया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया गया नवीनीकरण ऊर्जा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा जलवायु नीति, ये भी आपका सही है। और फोर्थ है आपका ऊर्जा उपयोग, ये भी बिल्कुल आपका सही है। याद रखेंगे बात किसकी हो रही है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा कि चारों के चारों जो विकल्प दिए गए वे बिल्कुल सही दिए गए। दूसरा प्रश्न है कि स्वर वेद महामंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक मंदिर है जिसके बारे में आपको सही कथन टिक करना है, ठीक है। इस मंदिर के बारे में बात करेंगे, स्वर वेद महामंदिर। पहला कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जहाँ 20,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सही कथन हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा जो कथन दिया गया है कि इस मंदिर की दीवारों के चारों ओर गुलाबी बलुआ पत्थर की सजावट है और औषधीय जड़ी बूटियों वाला एक उद्यान भी है। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये जो स्वरवेद महामंदिर है कहाँ पर। तो जब भी अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका जो देखने को मिलेगा ये आपके वाराणसी में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है, याद रखेंगे दोस्तों ये वाराणसी, ठीक है। क्योंकि वाराणसी किसका, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। तो इसका जो उद्घाटन किया था वो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये वाराणसी में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों कथन सही है। इस मंदिर के बारे में आगामी एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, तो आप इस मंदिर को अच्छे से याद रखें, स्वर वेद महामंदिर वाराणसी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि सिमलीपाल, ये देखिए एक नया प्रश्न देखने को मिलेगा यहाँ पर। सिमलीपाल कई चटनी का संबंध किस राज्य से है। तो बताइए सिमलीपाल कई चटनी का संबंध किस राज्य से है। तो वैसे आप सभी को पता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ा होगा कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिए गए और दूसरी तरफ उन राज्यों में मनाए जाने वाला नववर्ष दिया गया है। जैसे बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो नववर्ष मनाया जाता है उसका क्या नाम है, तो याद रखेंगे इसका नाम है गुड़ी पड़वा। अगर केरल की बात करें तो केरल में जो नववर्ष मनाया जाता है उसका नाम आपको याद रखना है विशु। सिक्किम की बात करें दोस्तों तो सिक्किम में जो नववर्ष मनाया जाता है उसका नाम है लोसुंग। और गुजरात आपका बचा हुआ इसका नाम है बेस्टू वरस। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों कौन से राज्य का कौन सा नववर्ष है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों। प्रश्न कह रहा देखिए कि अर्ध पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कितने से कितने सेंटीमीटर तक पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो अर्ध पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। आपको बताना होगा, चारों विकल्प पढ़ेंगे उसके बाद सही टिक करेंगे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है वहां पर ये आपको वन देखने को मिलेंगे। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 5वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको कीटभक्षी पौधों के बारे में आपको बताना है। पहला है कि ये पौधे नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीटों मकड़ियों या सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया है कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों मकड़ियों और
सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। तो पहला कथन आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके बारे में बात हो रही है, कीटभक्षी पौधों के बारे में। दूसरा है शिकार को आकर्षित करने के लिए ये पौधे अपना रंग बदल लेते हैं। अब ये आपको बताना होगा कि शिकार को आकर्षित करने के लिए ये पौधे अपना रंग बदलते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल बदलते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, दोनों कथन सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे कीटभक्षी पौधों के बारे में दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ घटनाएं दी गई, आपको बताना है कि कौन कौन सी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। जैसे पहला दिया गया तारों का टिपटिमाना, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल होता है। दूसरा है कि डूबी हुई छड़, यानी जल में डूबी हुई छड़ जब सीधे होने के बावजूद मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो ये भी आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सिनेमा घर में प्रोजेक्टर से प्रकाश पर्दे की ओर जाते हुए दिखाई देता है, क्या ये भी प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है, वो अपवर्तन के कारण? तो आप कहेंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्रिया होती है सूर्योदय, या एक तरीके से मान सकते हैं कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और ये जो सारी क्रिया ऊपर होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो ये वाली क्रिया प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है परम शून्य ताप है, बताएंगे दोस्तों परम शून्य ताप क्या होता है। तो याद रखेंगे परम शून्य ताप के बारे में पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे परम शून्य ताप क्या है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्य ताप कहते हैं। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए फटाफट लगा दीजिए। दक्षिण भारत की चोटियों के बारे में पूछा गया है, वो भी कैसे, उत्तर से दक्षिण सही क्रम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलती है जवादी। तो जवादी आप देखिए किसमें है, इस वाले में नीलगिरी, ये सबसे नीचे देखने को मिलेगी। तो जवादी इन तीनों में दिया गया। जवादी के बाद आती हैं आपकी शेवरा की पहाड़ियां, तो शेवरा की पहाड़ियां आपके देखिए इस वाले में देखने को मिलेंगी। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब याद कैसे रखेंगे, सबसे ऊपर आती है जवादी की पहाड़ी, उसके बाद आती है शेवरा की पहाड़ी, उसके बाद आती है नीलगिरी की पहाड़ी, और उसके बाद आते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। तो इसी प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसी में एक और ऑप्शन होता कार्डेमम हिल, ठीक है, कार्डेमम, तो ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं, तो कार्डेमम हिल में ऑप्शन में है नहीं है, तो इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रवाल वित्ती या प्रवाल द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 2 कथन दिए गए। पहला कथन दिया गया कि प्रवाल, देखिए यहाँ पर दिया गया प्रवाल द्वीपों के बारे में आपसे पूछा गया है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं हार्सशू आकार वाले रोदिका होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोदिका का अच्छा उदाहरण है। तो दोनों कथन आपके दोस्तों सही हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। याद रखेंगे महिलाएं इनमें संगीत एवं नृत्य में निपुण थी, ज्योतिषी में निपुण थी, और भविष्य वक्ता भी थी। तो इसी प्रकार सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में अभिजात वर्ग की कन्या, याद रखेंगे कौन से वर्ग की बात हो रही है, अभिजात वर्ग की कन्या। अभी अभिजात वर्ग कौन सा होता था, तो आप ऐसे याद रखें, उच्च कुलीन कन्याओं को भली भांति सभी तरह की शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, ज्योतिषी हो, भविष्यवक्ता हो, या फिर वो उनको युद्ध क्षेत्र में ही क्यों ना जाना पड़े। तो बहुत सारी कन्या युद्ध क्षेत्र में भी राजाओं के साथ नेतृत्व करती थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बारे में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि दीवान ए आरिज, यानी एक तरफ आपके सैन्य विभाग दिए गए, दूसरी तरफ पद दिए गए। तो दीवान ए आरिज जो पद है ये किसके लिए है, तो याद रखेंगे ये सैन्य विभाग के लिए जाना जाता है, दीवान ए आरिज। इसी प्रकार दूसरा दिया गया दीवान ए इंसा, तो दीवान ए इंसा जो पद दिया गया ये आपके शाही पत्र विभाग से संबंधित है। दीवान ए वजारत पद की अगर बात की जाए तो ये पद आपका वित्त विभाग से संबंधित है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वित्तीय माल से संबंधित है। अगला आपका दीवान ए रफालत, ये आपका विदेश मामलों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है देखिए कि गुर्जर प्रत्याश शासकों में
आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी, बताइए। विकल्प आपके सामने दिए गए। ऐसा कौन सा राजा था जिसने ये उपाधि धारण की थी? ठीक है, कौन सी उपाधि की बात हो रही है? तो उपाधि पहले याद रखना, आदिवराह की उपाधि, और वो भी गुर्जर प्रतिहार शासकों में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहर भोज। विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो ये पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसको दोस्तों वास्तविक संस्थापक भी मान के चलते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी था ये। ठीक है, इसी ने गुर्जर प्रतार वंश की वास्तविक रूप से एक तरीके से स्थापना की थी। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसका उपासक था, तो याद रखेंगे जब भी ये पूछा जाए कि उपासक किसका था, ठीक है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे इसके आगे, ये उपासक था विष्णु का। ठीक है, विष्णु भगवान का उपासक था, एक तरीके से धार्मिक व्यक्ति था। और इसने जो उपाधि धारण की थी उस उपाधि का नाम था आदिव राह की उपाधि। तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नव निर्माण योजना के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यहाँ पर आपको केवल नव निर्माण योजना के बारे में अपने विचार प्रकट करने हैं दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब पहला जो विकल्प दिया गया है वो कह रहा है कि इसकी घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। कौन सी योजना? नव निर्माण योजना। तो पहला विकल्प आपका यह सही होगा। इसी प्रकार दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य भारत का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वो भारत में एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो भारत में एक हवाई अड्डा, जो नए या नवीनतम जो हवाई अड्डे होते हैं या आधुनिकरण के जो हवाई अड्डे होते हैं उनको स्थापित करने या उनको निर्माण करने का उद्देश्य होता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर मक्का, ज्वार और अलसी फसल दी गई है और यह पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन सी मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। जैसा कभी जो सीजन चल रहा है लगातार बारिश का, तो आप बता सकते हैं कौन सी फसल वर्षा आधारित फसल है। जैसे बात करेंगे मक्का की, ठीक है, दूसरा दिया गया ज्वार और तीसरा दिया गया अलसी। तो यहाँ का जो सही जवाब होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल आपका पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर मक्का और ज्वार आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं रखती। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं रखती। बात करेंगे सिरसा नदी की, तो सिरसा नदी दोस्तों आपके कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये नदी आपकी इटावा के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और ये नदी यमुना में बहती है। कहाँ पर बहती है, तो याद ऐसे रख सकते हैं यमुना नदी के किनारे बहती है। ठीक है, तो याद रखेंगे यमुना के किनारे बहती है। तो इस प्रकार ये सिरसा नदी उत्तर प्रदेश में है। दूसरी नदी है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी के बारे में दोस्तों मैं बता दूं, ये संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं रखती है, क्योंकि तीस्ता नदी जो बहती है वो एक तरीके से ऐसे मान के चलें जो भारत है ना, भारत का जो सिक्किम वाला पार्ट है या सिक्किम जो राज्य है, ये नदी आपको वहां देखने को मिलेगी। ठीक है, तीस्ता नदी। और एक किसकी सहायक नदी है, याद रख लेना दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। ठीक है, किसकी, तो ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तीस्ता नदी। उसके बाद पांडु नदी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है और ये भी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के आसपास देखने को आपको मिलेगी। पांडु नदी भी इटावा। कनहर नदी की बात करें दोस्तों, तो ये नदी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये दोस्तों आपकी सोन नदी, जो आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सोन नदी। तो ये सोन नदी की सहायक नदी है और एक तरह से मिर्जापुर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, या मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार सही जवाब होगा केवल ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया। प्रश्न कह रहा है, देखिए नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दोनों को पढ़कर आप सही जवाब टिक करेंगे। जैसे जो अभिकथन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो ये जो अभिकथन दिया गया बिल्कुल सही दिया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। दूसरा कह रहा है कि संघ की कार्यपालक शक्तियों का संचालन प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का जो संचालन होता है वो प्रधानमंत्री करता है या फिर उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपके बिल्कुल ए और आर दोनों ही सही, यानी कथन भी सही और कारण भी सही। और जो कारण है वो कथन की व्याख्या क्या करता है, बताइए, करता है कि नहीं, नहीं करता है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, एक तरफ योजना दी गई है और दूसरी तरफ उद्देश्य दिया गया है। आपसे पूछा कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है। चलिए एक एक करके सभी योजनाओं को टिक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उजाला योजना की। तो पहले तो ये समझेंगे कि जो उजाला योजना है ये प्रारंभ कब की गई थी, तो ये दोस्तों 1 मई को शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, कब प्रारंभ हुई थी, 1 मई 2015 को ये योजना आपकी
प्रारंभ हुई थी। और उजाला योजना से ही आपको पता चल रहा है कि ये रोशनी से संबंधित है, यानी यहाँ पर दिया गया अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की उच्च शिक्षा। तो ये दोस्तों पहला ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उजाला योजना का जो संबंध है वो उद्देश्य बिजली की खपत पर अंकुश लगाने के लिए एलईडी बल्बों को वितरित करने से संबंधित है। यानी आपको ये पता होगा कि 2015 या 2014 से पहले सभी जो बल्बों का प्रयोग करते थे वो एक 10 रुपए का जो बल्ब आता था उसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता था पीले बल्ब वाला, ठीक है। अभी क्या हुआ है, पिछले 8 से 10 सालों में सबसे ज्यादा एलईडी बल्बों का प्रयोग होने लगा, जिससे क्या हुआ है कि बिजली की जो खपत है उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है और ना के बराबर बिजली अब खपत की जाती है। तो उजाला योजना का संबंध उसी से था। बाकी जो तीनों योजना दी गई आपकी बिल्कुल सही दी गई है। आप इन तीनों योजना के उद्देश्य याद रखेंगे। अगर यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यहाँ पर दिया गया सेतु भारत, ठीक है, तो इसका संबंध क्या है, तो सेतु भारत का संबंध हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, तो नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दोनों को पढ़ें और सही जवाब टिक करें। बताइए, पहला जो दिया गया उसे आप पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया। कारण है कि भारत को खेतीहार अर्थव्यवस्था से औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनाना था। अब आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा जो पहला दिया गया कथन, ये भी सही है, और कारण दिया गया ये भी सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि मुर्शीद कुली खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मुर्शीद कुली खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उसने गरीब किसानों को तकावी ऋण प्रदान किए। दूसरा, उसने अंग्रेजों को कलकत्ता और चंदनगर के कारखानों की किलेबंदी करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया। तो बंगाल के जो नवाब थे अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंदनगर के कारखानों पर किलेबंदी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब यहाँ पर पूछा गया मुर्शीद कुली खां के बारे में, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कि जो पहला कथन दिया गया ये तो सही दिया गया, दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने अभिकथन और कारक के माध्यम से, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो पहला जो कथन दिया गया है बिल्कुल सही है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। भारत एक उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो भारत दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, ये भी बिल्कुल सही बात की गई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर दो कथन दिए गए और बात हो रही है शून्य बजट के बारे में। पहला कह रहा है कि यह कृषि बाजार लागतों के बिना पशुओं के मलमूत्र आदि को किण्वित करने की जाती है। दूसरा, भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती पूर्वोत्तर राज्यों असम एवं मेघालय में की जाती है। तो अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो सही जवाब होगा पहला कथन आपका सही दिया गया, दूसरा कथन आपका गलत दिया गया। अब दूसरे कथन में क्या गलती है, क्योंकि ये कह रहा है कि भारत में जो शून्य बजट आधारित जो कृषि है वो पूर्वोत्तर राज्य आसाम और मेघालय में की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य ना तो आसाम और ना ही मेघालय में की जाती है। तो फिर ये कौन कौन से राज्यों में की जाती है, तो इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो ये कृषि है आपकी, ठीक है, शून्य बजट प्राकृतिक कौन कौन से राज्यों में की जाती है। हालांकि इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सी खेती की जाती है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, नीचे 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन से विकल्प सही सुमेलित है, 23वां प्रश्न है। जैसे पहला दिया गया राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान आपका हैदराबाद दे रहा है, हालांकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए आपका दिल्ली। ठीक है, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ये वाला जो संस्थान है वो कहाँ पर है, तो आपका याद रखेंगे ये दिल्ली में। इस प्रकार पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, अब आप देखेंगे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपका नई दिल्ली में, तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जैव संसाधन एवं, याद रखेंगे जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान, ये आपके मणिपुर में दिया गया, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, तो दोस्तों राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र आपके पुणे में देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया, जबलपुर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आपके पुणे होना चाहिए। तो इस प्रकार दो कथन आपके गलत हैं, कौन कौन से, ए और डी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर देंगे कि दो कथन हमारे गलत हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। 24वां प्रश्न है कि सर्वाधिक जो मनुष्य को ऊर्जा मिलती है वो कौन से आहार समूह से मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो हमें आहार मिलता है, एक तरीके से जो ऊर्जा मिलती है, ऐसे आप देख सकते हैं कि जो मनुष्य को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उसके साथ एक वसा और दूसरा आपका प्रोटीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये तीनों चीजें मनुष्य को मिलती रहे तो मनुष्य में कभी भी थकावट सी महसूस नहीं होगी। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। CFL का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है दोस्तों, बताना है कि जो CFL है ना, आपने कई बार नाम लिया होगा शी, एफ और एल। जो CFL होते हैं जो लाइट के लिए जलाई जाती हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। एक तरीके से बल्ब होता है, उसकी यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो CFL की फुल फॉर्म होगी, सी से बनता है कॉम्पैक्ट, ठीक है, और एफ से बनता है फ्लोरेसेंट और एल से बनता है लैम्प। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं। बताइए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए, आप बता सकते हैं वायु, पौधे, बैक्टीरिया और पशु, कौन कौन से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया वायु, ठीक है, दूसरा देंगे पौधे, तीसरा बैक्टीरिया और चौथा पशु दिया गया। तो देखिए दोस्तों, आइए एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया, तो आप देखें यहाँ पर पूछा गया कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं। तो पौधे जैविक घटक होंगे, बैक्टीरिया जैविक घटक होंगे और पशु जैविक घटक होंगे। जब बात करें यहाँ पर वायु की, बात करें यहाँ पर दोस्तों वायु की, तो वायु पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है, इसीलिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है, देखिए, कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबरमीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह परियोजना यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड दूरसंचार विभाग द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा कि इस परियोजना के तहत आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबरमीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, अब आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो पहला कथन दिया गया दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही कथन है, और दूसरा कथन है ये भी सही कथन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगर ये पूछा जाता है कि इसका जो संचालन है या फिर इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे इसका जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए शैवाल के बारे में, और आप शैवालों के बारे में अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर बता सकते हैं कि शैवाल के बारे में क्या क्या सही है। ये एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी तक हो सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये कथन सही है, क्योंकि शैवाल एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी तक होते हैं। दूसरा कि ये नाइट्रोजन को स्थिर कर मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो जो शैवाल होते हैं वो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। तीसरा, ये मछलियों का आहार करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार तीनों कथन सही हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कोकबोरोक भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी आपके सामने 29वां जो प्रश्न दिया गया, इसको आपको बताना है। ये किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकबोरोक भाषा के बारे में आपको पूछा गया है। पहला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की कुल आबादी का लगभग 23.97% त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा बोलते थे। दूसरा, यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो अब आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। बात करें दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो ये भाषा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कोको की जगह कोकड़ी देखने को मिल सकती है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली ये भाषा है, ना कि ये वाली भाषा। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 1152 रुपए हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 30वां, ये किसका प्रश्न है, तो ये दोस्तों आपके साधारण ब्याज का प्रश्न है। जिन लोगों को मैथ आता है वो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिनको नहीं आता उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया कि जो मूलधन दिया गया वो आपके सामने दिया नहीं है, मूलधन को पी मानेंगे। रेट दिया गया 11%, तो इसको 11/100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। इनटू समय दिया गया आपके सामने यहाँ पर देखिए 4 वर्ष, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे
4 कर देंगे और कह रहा है कि 1152 रुपए हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारे सामने देखिए क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया 1152 रुपए, और इसमें से हम अगर हम मूलधन निकाल देंगे तो हमारे सामने ब्याज निकल कर आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 11 का आप इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 4 44 और 44 पी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 44 पी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 का 100 रहेगा, बराबर में कितना हो जाएगा 1152 और ये पी हो जाएगा। अगर हम इन 100 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर हमारा ये चीजें कोष्टक में बंद होकर ये गुणा में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें हट जाएंगी। अब इधर कितना हो जाएगा, इधर तो आपका वही रहेगा 44 पी बराबर, इधर देखिए कितना हो जाएगा 100 का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 1152 तो है ही है, ठीक है। जब 100 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य और बढ़ जाएंगे, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 पी, ठीक है, क्योंकि 100 का जब आप गुणा करेंगे पी में तो 100 पी हो जाएगा। अब देखिए ये चीजें 100 पी माइनस की तो इधर इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 144, माफ कीजिए 44 पी इधर है ये, और 100 पी उधर के आएंगे तो 144 पी हो जाएगा, ठीक है। 144 पी बराबर ये हो जाएगा 1152 और डबल शून्य। अब हमें क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू निकालेंगे तो 1144 का आप इसमें, सॉरी 144 का आप इसमें भाग दे देंगे। जब 144 के इसमें आप भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरीके से 8 बार कट जाएगी। कितनी बार, 8 बार कटेगी, ठीक है। कितनी बार कट जाएगी, तो दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से 8 बार, और 2 शून्य जो पीछे देगी ये 2 शून्य आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो पी की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 8, यानी 800 रुपए निकल कर आ जाएगी। तो हमसे मूलधन पूछा था तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से साधारण ब्याज का आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया। देखिए एक और प्रश्न आपका गणित का दिया गया, और ये प्रश्न इस बार एवरेज टॉपिक से पूछा गया, जिसको हम औसत टॉपिक बोलते हैं, औसत से पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है 30 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 30 से छोटी सभी, पहले तो आपको अभाज्य संख्या आती हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद आपकी दोस्तों 5 है, 5 के बाद दोस्तों 7 है, ठीक है। आपको क्या करना है, 30 तक टोटल अभाज्य संख्या लिखनी है, ठीक है। 7 के बाद आपको 11 देखने को मिलेगी, 11 के बाद 13 देखने को मिलेगी, 13 के बाद 17 देखने को मिलेगी, 17 के बाद 19 देखने को मिलेगी, 19 के बाद 23 देखने को मिलेगी, और 23 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आएगी वो आपकी 29 आएगी। तो टोटल इतनी अभाज्य संख्या आपको देखने को मिलेंगी, कहां से, 30 से, यानी 30 तक। हमसे क्या पूछा है, इनका औसत पूछा है। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा कि एवरेज बराबर होता है कुल पद, ठीक है, कुल पद बट्टे संख्या, यानी किसकी, कुल पदों की संख्या। तो एक फॉर्मूला होता है आपका बेसिकली किसका, एवरेज का। तो आप इसको ऐड करेंगे, इन सभी संख्याओं को आप क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो इसका जो योग बनेगा वो 29 बनेगा, 129 यानी 129। और संख्या टोटल कितनी, तो काउंट करेंगे तो संख्या टोटल 10 निकलेंगे। ऐसे आप ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। 10 का आपको इसमें क्या करना है, भाग लगाना है। पॉइंट हटाएंगे, यानी 0 हटाएंगे या पॉइंट लग जाएगा, तो इसका जो एवरेज निकलेगा वो 12.9 निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक नहीं है, ठीक है। हमसे पूछा कि कौन सा एक विकास बैंक नहीं है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी बैंक। तो जो सहकारी बैंक है आपका विकास बैंक नहीं है। बाकी देखिए राष्ट्रीय आवास बैंक, नाबार्ड बैंक और उसके बाद एक्जिम बैंक, ये सभी के सभी आपके विकास बैंक हैं। जबकि यहाँ पर जो सहकारी बैंक दिया गया है ये एक तरीके से वित्तीय संस्थान है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बताइए फटाफट। बात करेंगे सबसे पहले किसान उदय योजना की। तो किसान उदय योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, तो ये सही है। अब बात करें इसकी शुरुआत की कि किसान उदय योजना प्रारंभ कब हुई, तो याद रख लेना दोस्तों ये दिसंबर का महीना था, और सन थी आपकी 2017। तो याद रखेंगे, तो किसान उदय योजना का संबंध कहाँ से है, उत्तर प्रदेश राज्य से है, और प्रारंभ कब हुई, दिसंबर 2017 में। आगे बताएंगे कौशल मातृत्व योजना, इसके बारे में देखते हैं कि ये कहाँ से संबंधित है। तो याद रखेंगे कौशल मातृत्व योजना का जो संबंध है वो दोस्तों आपके हरियाणा से है, ठीक है, हरियाणा से है। तो एक तो ये निकल के है कि इसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। दूसरा पंचायत मित्र योजना की बात करें दोस्तों, तो पंचायत मित्र योजना का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। और ये योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुई, तो ये योजना आपकी 2006 में प्रारंभ हुए थे। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की बात करें तो ये योजना आपकी दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं रखती। तो इसका संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका संबंध है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य से।
तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक तो पहला आपका सही है और एक आपका तीसरा सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। हालांकि आपको याद रखना है उदय किसान योजना कब चालू हुई और पंचायत मित्र योजना कब चालू हुई। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि अजोला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। ठीक है, बात किसकी हो रही है, अजोला के बारे में। तो दो कथन दिए गए, पहला है कि अजोला गर्म पानी में उगने वाला एक घास का पौधा है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है कि अजोला क्या है, एक तो वो पौधा है जो गर्म पानी में उगता है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि अजोला की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता नील रहित शैवालों से अधिक है। तो ये दूसरा वाला जो कथन दिया गया है ये आपको देखना है। ठीक है, तो बताइए फटाफट अजोला के बारे में कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, ये तो पता चल गया कि अजोला गर्म पानी में नहीं बल्कि ठंडे पानी में उगता है, तो दूसरा पहला माफ कीजिए गलत हो जाएगा, क्योंकि अजोला गर्म पानी में उगने वाला एक घास का पौधा है, तो ये गलत हो जाएगा। अजोला ठंडे पानी में उगता है। कौन से पानी में, तो दोस्त याद रखेंगे ठंडे पानी या ठंडा पानी में ये उगता है। दूसरा आपका कथन सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में पहला कथन दिया गया है कि मृदा में उर्वरक पोषण हानि कम की जाती है। दूसरा, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तीसरा, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है। तो हमसे पूछा कौन कौन से कथन सही हैं। सही जवाब होगा पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, हालांकि इसका सही जवाब सुन ले तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 में कि भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप यहाँ पर उच्च न्यायालय के बारे में बता सकते हैं। पहला है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर धारण रह सकता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो उम्र रखी गई है वो 62 वर्ष रखी गई है, इसीलिए पहला कथन गलत होगा। दूसरा, हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो दूसरा कथन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे पहला दिया गया सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कानपुर दे रहा है यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर बेसिकली प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो कौन से जिले की है, यहाँ पर कानपुर दे रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर होगा सर्वाधिक साक्षरता के मामले में, पहला गलत है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात दिया गया वो किसका दिया गया दोस्तों, जौनपुर जिले का दिया गया है। अब आप कमेंट करके भी ध्यान लगा सकते हैं कि जौनपुर का कितना है, तो 1024 जौनपुर का लिंगानुपात दिया गया है। दूसरा, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा वाला, क्योंकि सर्वाधिक जनघनत्व की अगर हम बात करें तो ये आपको गाजियाबाद में देखने को मिलेगा, गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। क्या, तो याद रखेंगे सर्वाधिक जनघनत्व। ललितपुर तो सबसे कम वाला है ना, ललितपुर कितना है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। आगे सर्वाधिक नगरीकरण जिला गाजियाबाद का दिया गया है, तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला आपका गाजियाबाद बिल्कुल सही होगा। तो हमसे पूछा कौन कौन से कथन सही हैं, तो आपका दूसरा और चौथा कथन सही होगा। सही विकल्प आप देख लें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा और चौथा। अगला, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन एवं नियुक्ति का विशेष प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। पहला कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन एवं नियुक्ति का विशेष प्रावधान दिया गया है, तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि एक आर्टिकल दिया गया 75 और इस आर्टिकल में स्पष्ट दिया गया है, केवल ये कहता है कि केवल प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार घटते शहरी प्रतिशत वाले राज्यों का कौन सा एक सही क्रम होगा। कितना टफ प्रश्न बना के रख दिया। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि परसेंट के आधार पर आपसे पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा जो परसेंट रहता है वो गोवा का है, तो गोवा आप यहाँ पर टिक कर लेंगे पहले तो। ठीक है, पहले नंबर पर गोवा आएगा, क्योंकि घटते हुए क्रम में आपको लगाना है, यहाँ पर दिया गया घटते हुए क्रम में, तो सबसे ऊपर गोवा, गोवा के नीचे मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका तमिलनाडु। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोवा का शहरीकरण अगर आपको याद रखना है तो 62.7% है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का 51.51% है।
ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो 48.45% है, 4-5% है। तो ये इनके परसेंट के आधार पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया मित्रों। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। यह प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है कि कितने परसेंट लोग शहरों में निवास करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना 31.1% लोग भारत में शहरों में निवास करते हैं, शहरों में रहते हैं। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका ग्रामीण इलाका हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि एक तरफ लोकगीत और दूसरी तरफ गायन का अवसर दिया गया है, आपको सूची सुमेलित करके बतानी है। जैसे भाका की बात करें कि जो भाका गीत है, ठीक है, इसका संबंध किससे है। तो देखिए जो भाका गीत आपके सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फसल कटाई के समय गाया जाता है। दूसरा दिया गया कजरी, तो कजरी मौसमी गीत है। ठीक है, रसिया की बात करें तो रसिया आपका ब्रज का लोकगीत है। और सोहर की बात करें तो ये बच्चों के जन्म के उत्सव पर किया जाता है। तो ये चारों के चारों सुमेलित हो जाएंगे। आप याद रखेंगे कौन सा गीत कब गाया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आयंगार व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर दिया गया असत्य है। ठीक है, कौन सी व्यवस्था, आयंगार व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो पहला जो कथन दिया गया वो आप पढ़ेंगे कि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक संगठित इकाई के रूप में संगठित किया जाता है। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। इस ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, कथन सही है। आयगारों के पद निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा भरे जाते थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला, आयगारों को वेतन नगद रूप से प्रदान किया जाता था। तो बताइए कौन कौन से कथन आपके सही हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से कथन आपके सामने सही हैं। ठीक है, बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए हमसे पूछा गया कौन कौन से असत्य हैं, तो ये दोनों कथन आपके असत्य होंगे, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ेंगे। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे उस समय जो गवर्नर जनरल के पद पर था उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का जो भारत में समय रहा है वो 1856 से चालू होता है। ठीक है, और इनका जो समय रहता है भारत में 1862 तक रहता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर दो कथन दिए गए और सही कथन के बारे में आपसे पूछा गया है। पहला कथन देखिए आपके सामने दिया गया है। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि यूरेनियम नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख परमाणु खनिज है। तो ये जो विकल्प दिया गया ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो ये आपको बताना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कि जो पहला और दूसरा जो दो कथन दिए गए दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कि लीबियन जलप्रपात यानी झरना के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है, बताइए। पहला विकल्प दिया गया आपके सामने, यह विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम जलप्रपात या झरना है। तो यह आपका बिल्कुल सही दिया गया है। बात किसके बारे में हो रही है, लीबियन जलप्रपात के बारे में। दूसरा कथन दिया गया है कि यह चीन की यरलुंग त्संगो नदी पर स्थित है। तो जो दूसरा कथन दिया गया दोस्तों ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजधानी और दूसरी तरफ देश दिए गए, बताइए। पराग्वे की बात करें तो पराग्वे कौन से देश की राजधानी है, याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अनसोन सिंयो। दूसरा उरुग्वे, उरुग्वे के आगे क्या होगा, मोंटेवीडियो। तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, मोंटेवीडियो। अगला कोलंबिया, कोलंबिया के आगे क्या होगा, तो कोलंबिया के आगे होना चाहिए बोगोटा। ठीक है, बोगोटा। और आगे दिया गया इक्वाडोरियम, तो इक्वाडोर के आगे होगा क्योटो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया मित्रों और प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपसे पूछा गया कि मार्शल लॉ होता क्या है। याद रखें दोस्तों, यह कानून एवं व्यवस्था को भंग होने से दोबारा निर्धारित करता है। तो ये आपका पहला क्या हो जाएगा, ये पूछा गया कि कौन कौन से यहाँ पर सही हैं। ठीक है, सही के बारे में पूछा गया है। तो पहला दिया गया है
कि यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर इसे दोबारा निर्धारित करता, तो ये गलत हो जाएगा। इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। तो जो पहला दिया गया है वो तो गलत था, और जो दूसरा दिया गया ये कह रहा है कि इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक अंश तृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। बताइए इनमें से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें आयतन नहीं बदलेगा, बाकी द्रव्यमान बदल जाएगा, घनत्व बदल जाएगा और सांद्रता बदल जाएगी। अगला प्रश्न है तरंग गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प दिया गया कि आंतरिक अनुप्रस्थ तरंगें ठोस और द्रव्य की तरह संचालित हो जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। अनुदैर्घ्य तरंगें केवल ठोसों में गमन कर सकती हैं, तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा, बाकी ये भी कथन सही होगा। पोम्पे रोग के बारे में आपको बताना है कि पोम्पे रोग क्या है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 50वें प्रश्न में कि पोम्पे रोग के बारे में आपको बताना होगा। पहला कि यह एक दुर्लभ वंशानुगत विकार है। ठीक है, याद रखना है ये प्रश्न क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा कि यह रोग मांसपेशियों की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन नाम का संचयन होने से होता है या लगता है, तो सही जवाब क्या होगा, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों कथन आपके सही हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया प्रश्न नंबर 51 है, और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है। बताइए, ये प्रश्न आपके रीजनिंग का है कि अगला क्रम में क्या आएगा, आराम से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 दिया गया है, ठीक है, और 1 से 4 होने में कितना ऐड हुआ है, तो आप रखेंगे कि इसमें +3 का ऐड किया गया है। 4 से 7 आने में भी आपका +3 ऐड हुआ है, और 7 से 10 आने में भी +3 ऐड हुआ है, 10 से 13 आने में भी +3 ऐड हुआ है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे, देखिए 4 यहाँ से यहाँ पर आया, 7 यहाँ से यहाँ पर आया, 10 यहाँ से यहाँ पर आया, तो 13 यहाँ से यहाँ पर आना चाहिए, तो ऊपर आएगा 13, और 13 में आप 3 प्लस ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 16। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 13/16। तो याद रखेंगे 13/16। पूछा आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आकृति काउंटिंग में एक प्रश्न आता ही आता है। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम एक आकृति को निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 आकृति दी गई है। एक आकृति को हम यहाँ पर समझेंगे, और एक आकृति अगर आपने समझ ली तो आप आराम से सभी को काउंट कर लेंगे। अगर जब भी आपके सामने इस प्रकार की आकृति देखने को मिले तो आप आंख मीच के उसमें कितने त्रिभुज बताएंगे, उसमें आप बताएंगे 8 त्रिभुज होते हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 8। कैसे, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 और 4, याद रखेंगे 4। उसके बाद देखिए एक इस वाली लाइन से हम निकालते हैं। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ क्योंकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक हम यहाँ से निकालते हैं, तो इस वाली लाइन से एक त्रिभुज देखिए हमारा ये बनेगा, तो 5 हुए, और एक इधर बनेगा आपका, तो 6 हुए। फिर इसी प्रकार एक इस वाली लाइन से इधर वाला 7 हुए, और एक इधर वाला 8 हुए। तो 8 देखिए आपके इस पूरी आकृति में कितने देखने को मिलेंगे, 8। इस पूरी आकृति में कितने देखने को मिलेंगे, 8, और इस पूरी आकृति में कितने देखने को मिलेंगे, 8। तो ये 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। अब देखिए इसमें जॉइंट काउंट करेंगे। एक जॉइंट आपका ये है, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, और एक जॉइंट ये है, तो 4 जॉइंट है, तो 4 त्रिभुज और आप इसमें ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएंगे 28। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे आप त्रिभुजों की काउंटिंग कर सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने फिगर काउंटिंग से संबंधित कंप्लीट आपका क्वेश्चन हुआ। अगला है कि निम्न में से भिन्न को चुनिए। अब यहाँ पर 4 विकल्प देंगे, आपको भिन्न वाला चुनना है। देखिए एक और प्रश्न आपका क्या है, रीजनिंग का ही दिया गया है, तो अब आप इसको भिन्न वाले को चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यहाँ पर दिया गया, देखिए पैटर्न को आप समझें, पैटर्न को समझें। जैसे P दिया गया यहाँ पर, P और R, तो P यहाँ पर कितने अंकों पर आता है, तो आप P की वैल्यू याद रखेंगे। P आता है आपका 16 पर, और R कितने पर आता है, तो ये आता है आपका 18 पर। ठीक है, P कितने पर आता है, तो P आता है 16 पर, और R कितने पर आता है, 18 पर। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 16 दूनी 32, और 2 कितना हो जाएगा, 34, और 34 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसी प्रकार I कितने पर आता है, तो I आता है 9 पर, और ये कितने पर आता है, 11 पर आता है। तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 का दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी ये वाला भी बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी सही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसकी बात करें तो E आता है 5 पे, और F आता है 6 पे। दोनों को आप प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। तो ये भी बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए O आता है 15 पर, और M आता है 13 पर। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28,
और 28 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो कितना आता है यहाँ पर, वो आएगा आपका 56, जबकि यहाँ पर दिया 40 58। तो सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी आपका सबसे हटके, बाकी सभी विकल्प एक से सुमेलित है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मौद्रिक नीति सम्मिलित समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये प्रश्न आपका थोड़ा हटके, तो आप इसको बता सकते हैं मौद्रिक नीति के बारे में। ठीक है, पहला है कि इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। याद रखेंगे मौद्रिक नीति में कुल 6 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। 3 सदस्य आरबीआई द्वारा तथा 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो दिया गया ये भी आपको बिल्कुल सही दिया गया है। सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और वित्त मंत्री इसके पदाधिकारी होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने को उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, बताइए। पहला कि उत्तर प्रदेश भारत के 7 परमाणु ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है, तो बिल्कुल पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला सही हो जाएगा। माफ कीजिए, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कि उत्तर प्रदेश में केवल एक नरौरा परमाणु संयंत्र ऊर्जा है जो ललितपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये जो दूसरा दिया गया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र आपके बुलंदशहर में बुलंदशहर में है। ठीक है, पहला देखो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत के 7 परमाणु ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है। यानी इसका कहने का अर्थ ये नहीं कि 7 परमाणु ऊर्जा उत्तर प्रदेश में, ये कह रहा है कि पूरे भारत में कितने हैं, 7, उनमें से एक आपका उत्तर प्रदेश है। तो इसी प्रकार सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो कूट के माध्यम से आपसे पूछा गया कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो पहला दिया गया था कि उत्तर प्रदेश भारत के 7 परमाणु ऊर्जा उत्पादकों में से एक है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सही होगा। और दूसरा आपको पता है ललितपुर में स्थित है, इसीलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। हमसे पूछा कि सही कथन क्या होगा, तो सही कथन आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों। प्रश्न नंबर देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ उत्पादक, दूसरी तरफ जिला दिए गए। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें दिया है फजल पत्थर शिल्प, तो शजर पत्थर शिल्प के बारे में आपका बांध आता है। गौर पत्थर शिल्प, तो गौर पत्थर शिल्प के बारे में आपका दोस्तों महोबा आ जाएगा। ठीक है, तारकशी के बारे में बात करें तो इसके मामले में दोस्तों आपका मैनपुरी हो जाएगा। ठीक है, और रेशम के बारे में आपका वाराणसी हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले का दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि निम्न फसलों पर विचार कीजिए, ज्वार बाजरा मक्का, और पूछा कि कितनी वास्तविक भारत की देशी फसल है, यानी इनमें से कौन कौन सी भारत की देशी फसल है, बताइए। जैसे बात करें सबसे पहले ज्वार की, तो ज्वार जो फसल है वो भारत की फसल है, बिल्कुल सही है। बाजरा की बात करें दोस्तों, तो बाजरा आपकी अफ्रीका की फसल है। कहाँ की, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये जो बाजरा है ये दोस्तों आपकी अफ्रीका की फसल है। ठीक है, जौ की बात करें तो जौ आपकी दोस्तों चीन की फसल है। जौ कहाँ की फसल है, चीन की फसल है। तो इस प्रकार केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कॉल मनी बाजार के बारे में बताइए। तो कॉल मनी बाजार के बारे में आपको बताना है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि कॉल मनी बाजार अत्यंत लघु अवधि वाले फंड का बाजार होता है, जिसमें लगभग 1 रात का समय दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पहला विकल्प आपका सही है और तीसरा विकल्प सही है, बाकी आपका दूसरा विकल्प गलत है। ये कह रहा है कि इसमें बिना किसी प्रतिभूति फंड के आधार पर लेन देन होता है, और तीसरा कह रहा है कि कॉल मनी का विनिमय मुख्यतः बैंकों के बीच होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश के कर्मा नृत्य के बारे में बताइए। कर्मा नृत्य के बारे में आपसे पूछा गया है। अब ये कर्मा नृत्य क्या है, तो देखिए कर्मा नृत्य के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में तो होता ही नहीं है। कर्मा जो नृत्य होता है वो आपके सोनभद्र वाले इलाके में होता है। ठीक है, सोनभद्र को ले लो, या पर यहीं पर आप एक जिला और ले लो, मिर्जापुर को। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मिर्जापुर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर होता है, पहला गलत। इस नृत्य को खरीफ फसल बोने के पश्चात होली के अवसर पर किया जाता है। याद रखेंगे ये जो नृत्य खरीफ फसल बोने के पश्चात होली के अवसर पर किया जाता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया कर्मा के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 59 माफ कीजिए 50 में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, पहला दिया गया है कि बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष प्रयागराज में किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। बिठूर महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो दोस्तों कानपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, याद रख लेना, कानपुर में किया जाता है। फुराकुल महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष आगरा में किया जाता है। दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि टाइम ऑफ डे टैरिफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया गया है कि टाइम ऑफ डे टैरिफ बिजली मूल्य निर्धारण की एक प्रणाली है जो मांग के आधार पर कीमतों को समायोजित करती है, तो पहला सही है। दूसरा, इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को मांग कम होने पर बिजली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, तो दूसरा कथन भी सही है। दोनों कथन आपके सही होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि लीफ एरिक्सन लूलन अवार्ड्स के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो अवार्ड दिया गया है आपका, इसके बारे में आपको सही जवाब बताना है। पहला कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों में लीफ एरिक्स के नाम से दिया जाता है। एनटीपीसी को यह पुरस्कार औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए प्रदान किया गया है। तो अब आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, दोनों कथन आपके गलत दिए गए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पुरस्कार ये प्रतिवर्ष दिया जाता है और इस बार ये जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों इसरो को दिया गया है। ठीक है, इसरो को दिया गया, वो भी किसके कार्ड दिया गया, चंद्रयान 3 के कार्ड दिया गया, चंद्रयान 3 के कार्ड इसको दिया गया। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, संक्रमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे बताना इकोटोन, जिसको हम संक्रमिका कहते हैं। ठीक है, इकोटोन यानी संक्रमिका के बारे में बताना है। पहला कथन दिया है कि यह 2 या अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र होता है। दूसरा, संक्रमिका क्षेत्र बहुत छोटे क्षेत्र से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र तक फैला हो सकता है। तो अब आप बता सकते हैं सही जवाब क्या होगा। दोनों के दोनों आपके सही जवाब होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है। याद रखेंगे डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि लाइफ-आई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लाइफ-आई के बारे में आपसे पूछा गया है, आप बता सकते हैं लाइफ-आई के बारे में। पहला कि यह वायरलेस संचार का तकनीकी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसमें डाटा संचालित करने के लिए एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों कथन आपके सही दिए गए हैं। आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बता सकते हैं कि आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस सिद्धांत के लिए दिया गया था। तो उनका जो सिद्धांत था उसका नाम था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इनको आइंस्टाइन कह लो या फिर आइंस्टाइन कह लो, इसको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस वर्ष दिया गया था, तो याद रखेंगे 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो बता सकते हैं कौन सी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया कि वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथों में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा, वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। तो इसी प्रकार आप बता सकते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए इनके मामले में कौन कौन से कथन सही होंगे। तो दोस्तों दोनों के दोनों कथन आपके राष्ट्रपति के बारे में सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक और दोनों कथन सही होंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लगभग 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की। तो जो पहला कथन दिया गया दोस्तों वो पहला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, पेरीज पंपास एवं स्टेपी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। याद रखेंगे यहाँ पर दिया गया है पेरीज, पंपास और स्टेपी, ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये कैसे घास के मैदान है। तो बताइए फटाफट कैसे घास के मैदान है। तो ये जो घास के मैदान दोस्तों सब के सब आपके शीतोष्ण घास के मैदान है, ना कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पेरीज, पंपास और स्टेपी ये सभी के सभी आपके कैसे घास के मैदान है, तो शीतोष्ण घास के मैदान है। तो इस प्रकार केवल पहला सही होगा। कौन सा, केवल पहला सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश लाल सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, बताइए कौन कौन से देश लाल सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। अब आप कहेंगे लाल सागर कहाँ है, तो जब आप भारत के मैप को अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से जो भारत का मैप बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर जो ये अफ्रीका का मैप बना हुआ है, अफ्रीका का मैप, और इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट दिया गया ये आपका लाल सागर वाला पार्ट, ये कौन सा है, लाल सागर है। यहाँ पर अरब सागर है और ये आपका लाल सागर है, और यहीं से होते हुए इस तरीके से ऊपर को निकल जाते हैं स्वेज नहर से होते हुए। तो हमसे पूछा कि कौन कौन से देश लाल सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया, पहले तो देखें कि ओमान की बात कर रहा है, ठीक है, कौन सा दे रहा है, पहले ओमान, उसके बाद इरिट्रिया, दूसरा सूडान, उसके बाद सोमालिया। बात करेंगे लाल सागर पर कुल देशों की संख्या, तो दोस्तों लाल सागर पर जो कुल देश है उनकी संख्या आपके सामने
छह देखिए, छह कौन कौन से देश हैं। एक आपका सऊदी अरब है जो ऑप्शन में दिया नहीं है, दूसरा आपका यमन है जो आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, तीसरा आपका मिस्र ऑप्शन में नहीं दिया, चौथा सूडान ऑप्शन में दिया है, अगला आपका सोमालिया, यहाँ पर देखिए सोमालियन इरिट्रिया और इरिट्रिया ऑप्शन में है, अगला आपका जिबूती, जिबूती ऑप्शन में नहीं है। तो ना तो देखिए आपका ओमान होगा और ना ही आपका सोमाली होगा, केवल दो देश होंगे, 2 और 3, ये आपके पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। हमसे पूछा कौन कौन से देश नहीं है, तो 1 और 4 नहीं है, तो विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम महीना और प्रथम महीना, तो ये दोनों याद रखने कि प्रथम महीना और अंतिम महीना कौन सा होता है। ठीक है, अंतिम महीने की बात करते हैं तो दोस्त याद रखेंगे अंतिम महीना आपका चैत का होता है। ठीक है, और प्रथम महीने की बात करें तो प्रथम महीना आपको कमेंट करके बताइए कौन सा होता है। ठीक है, बताइए बताइए। देखिए यहाँ पर गलत ये हो गया कि जो फल्गु महीना होता है जिसे हम फागुन कहते हैं, ये आपका अंतिम महीना होगा। ये वाला कौन सा होगा दोस्तों, तो ये आपका अंतिम महीना होगा। ठीक है, और चैत का महीना आपका प्रथम महीना होगा। ठीक है, कौन सा, चैत आपका प्रथम महीना होगा। तो ये दोनों याद रखेंगे, फागुन या फल्गुन वाला अंतिम महीना होता है और चैत आपका प्रथम महीना होता है। ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक तरफ जलप्रपात दिए गए, दूसरी तरफ नदियां दी गई। जैसे बात करेंगे जोग जलप्रपात, तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, तो ये बिल्कुल आपका सही दिया गया। दूध सागर जलप्रपात ये आपका गलत हो जाएगा। तो दूध सागर जलप्रपात दिया गया मांडवी नदी पर, कौन सी नदी पर है, याद रखें मांडवी नदी पर है। कौन से राज्य में, तो मांडवी नदी आपकी गोवा राज्य में बहती है, इसीलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। कुचिकल जलप्रपात वरही नदी पर, तो ये कर्नाटक में बिल्कुल सही है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो गलत था। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कादम्बरी गांगुली बोस के बारे में कथन पर विचार कीजिए। बताइए, ये कह रहा है कि वो भारत की पहली महिला स्नातक थी, तो बिल्कुल सही दिया गया। किसके बारे में, कादम्बिनी गांगुली बोस, ये भारत की पहली महिला स्नातक थी, तो बिल्कुल सही है। इन्होंने 1890 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित किया था। तो 1890 के जो कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसको इन्होंने क्या किया था, संबोधित किया था। तो इसी प्रकार दोनों कथन अकॉर्डिंग सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक के स्थान पर आएगा। प्रश्न किसका है, रीजनिंग का। तो फटाफट बताइए ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसके स्थान पर आएगा। ठीक है, बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा विकल्प आएगा, बता सकते हैं आराम से, क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बात करेंगे, देखिए सबसे पहले दिया गया रिवर, तो RIVER का संबंध 63 है, तो आपसे पूछेगा माउंटेन का संबंध क्या होगा। ठीक है, अब ये कैसे बना, 63 बना तो कैसे बना। देखिए आर की बात करें, आर कितने पर आता है, तो आप ऐड करेंगे 18 पर आता है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आई कितने पर आता है, 9 पर। वी कितने पर आता है, 22 पर। ठीक है, ई कितने पर आता है, 5 पर। और आर कितने पर आता है, तो 18 पर। इसी प्रकार आप इन सबको अगर टोटल ऐड करेंगे, इन टोटल ऐड करेंगे। ठीक है, और वो भी कैसे ऐड करना है, सिंगल सिंगल अक्षर के माध्यम से ऐड करेंगे। जैसे आर दिया गया 18 पर, तो आर की जगह पर 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस, ठीक है 9 लिया। उसके बाद चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको ऐड कर लीजिए। तो पहले आएगा देखिए आर, उसके बाद इसके, अच्छा ऐसे नहीं बनना दोस्तों, ऐसे नहीं बनेगा, तो आप ऐसे कीजिए, ऐसे इनको छोड़ दीजिए, दूसरा तरीका बनाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका है कि आर का अपोजिट लीजिए। आर का जो अपोजिट होता है वो आई होता है। आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, तो 18 पर आता है। फिर यहाँ पर आपको वी का अपोजिट लेंगे, तो वी का जो अपोजिट होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, ई होता है, वो आपका 5 पर आता है। यानी अपोजिट लेना है। ठीक है, यहाँ पर सब आपको अपोजिट लेने, ई का अपोजिट लेंगे, वी हो जाएगा जो आपका 22 पर आता है। ठीक, आर का अपोजिट फिर आपका आई हो जाएगा जो 9 पर आता है। टोटल आप इसको काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। टोटल काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इसी प्रकार आप एम का अपोजिट लेंगे तो देखिए एन हो जाएगा। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ओ का अपोजिट दोस्तों आपका हो जाएगा आपका एल, तो एल हो जाएगा। यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। ठीक है, एन का अपोजिट एम हो जाएगा। टी का अपोजिट, तो टी का जो अपोजिट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आई का अपोजिट आर हो जाएगा और एन का अपोजिट एम हो जाएगा। अब इनको काउंट कर लेना, क्योंकि ये कितने पर आता है, 14 पर, ये 12 पर, ये आपका 6 पर, 13 पर, 7 पर, 26 पर, 18 पर और 13 पर। टोटल आप इसको ऐड करेंगे तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 109, यानी 109 का टोटल योग होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2024 का प्रथम दिन सोमवार था, तो वर्ष 2025 का अंतिम दिन क्या होगा।
कैलेंडर का प्रश्न है, याद रखेंगे कि वर्ष 2024 का जो प्रथम दिन था वो सोमवार अगर होता है तो 2025 का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो याद रखेंगे वो आपका बुधवार हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ए हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, क्योंकि देखिए जब भी हम साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, ठीक है, उसके बाद अगला दिन उसी का सेम होता है। बट अगर हम बात करें अर्ध वर्ष का, तो अर्ध वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन का अगला दिन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 31 दिसंबर, ठीक है, देखिए 31 दिसंबर 2024, ठीक है, 2024, ठीक है, ये आपको समझना है। को अगर मंगलवार आता है, क्या आता है, मंगलवार आता है, तो ऐसे अगर 1 जनवरी को हम ऐड करेंगे कौन से में, 1 जनवरी 2025 को हो जाएंगे, तो वो कौन सा दिन हो जाएगा, तो याद रखेंगे हो जाएगा आपका बुधवार, ठीक है, बुधवार। क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि किसी अर्ध वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसी में अगला वर्ष क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा अंतिम दिन, और मंगलवार है तो उसके अगले दिन बुधवार हो जाएगा। अब बुधवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, वो सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुधवार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है, तो बता सकते हैं मौद्रिक नीति का गुणात्मक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साख राइजिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जैसे पहला कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग 9% वन पाया जाता है। तो आपको ये पता होगा कि दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में कितने % वन पाए जाते हैं, तो 9% नहीं होगा, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 6.15%। कितना हो जाएगा, 6.15% हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक संघन वन क्षेत्र वाला जिला मिर्जापुर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक संघन वन क्षेत्र वाला जिला मिर्जापुर नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए लखीमपुर खीरी। कौन सा, लखीमपुर खीरी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे लखीमपुर खीरी हो जाएगा। इसी प्रकार आप याद रखेंगे 2 कथन दिए गए, दोनों के दोनों कथन आपके क्या है, गलत दिए गए, तो विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन कह रहा है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जबकि कारण कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा और फास्फोरस की, जो पोटास की मात्रा तो अधिक होती है, बट जो फास्फोरस होता है, देखिए यहाँ पर दोनों चीजें देखिए हैं, पोटास की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। और अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस की मात्रा में क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो इसी प्रकार विकल्प नंबर क्या क्या होना चाहिए, जो पहला कथन है वो तो बिल्कुल सही दिया गया, ए तो कथन सही दिया गया। अब आइए देखिए पहला कथन सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करके अगले प्रश्न की तरफ आ जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि मूंगफली एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, और दूसरा गुजरात भारत का सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली कैसा है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया गया मूंगफली एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, जबकि गलत है, ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसा, उष्ण कटिबंधीय फल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, क्योंकि गुजरात मूंगफली के मामले में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा। अगला प्रश्न है भारत के मान्यवादी के बारे में, ठीक है। अब मान्यवादी के बारे में पहला कथन देखिए क्या कह रहा है, पहले कथन को पढ़ेंगे। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 में मान्यवादी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जो पूरी तरीके से क्या दिया गया, गलत दिया गया, क्योंकि 74 की जगह कितना होना चाहिए, 76 होना चाहिए, यानी आर्टिकल 76 में मान्यवादी के प्रावधान किया गया। दूसरा है कि भारतीय मान्यवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने और मतदान करने का अधिकार है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग लेने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि दोनों के दोनों कथन आपके कैसे दिए गए, गलत दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सम्मिलित थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन कौन से शब्द सम्मिलित थे, बता सकते हैं कौन कौन से शब्द सम्मिलित थे। तो यहाँ पर बात करेंगे, जैसे दिया गया है कि समाजवादी, सांस्कृतिक अखंडता और गणराज्य, 4 शब्द दिए गए, पूछा कौन कौन से शब्द सम्मिलित थे, तो बता सकते हैं फटाफट कौन कौन से शब्द सम्मिलित थे। एक तो देखिए अखंडता शब्द सम्मिलित था, और एक आपका गणराज्य सम्मिलित था। समाजवादी और सांस्कृतिक संबंध नहीं था, क्योंकि समाजवादी को तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था,
और सांस्कृतिक संबंध तो आज भी नहीं है। तो इसी प्रकार सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो 140 प्रश्नों का होता है, ठीक है, बट नेट की समस्या को देखते हुए, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, तो हो सकता है वीडियो बड़ा होने से अपलोड भी ना हो पाए, ज़्यादा समय लगे, तो इसीलिए आज हम केवल 80 प्रश्नों को कवर करते हैं। बचे हुए जो आपके प्रश्न होंगे कितने 60, उनका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतने ही प्रश्न देख लें, 80, बचे हुए 60 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में बना देंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, जैसा कि आप हर बार करते चले आएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।